नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जेल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे जहन में ऊंची दीवारें, लोहे के गेट और अपराधियों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या सलाखों के पीछे की दुनिया सिर्फ सजा तक ही सीमित है या वहां सुधार की भी एक नई कहानी लिखी जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने मैं पहुंची गाजियाबाद की डासना जिला कारागार में, जहां करीब से जाना कि कैदियों की जिंदगी कैसी होती है, उनका दिन कैसे शुरू होता है और कैसे बीतता है, और जेल प्रशासन उन्हें दोबारा समाज की मुख्य धारा में लौटाने के लिए किस तरह के सुधारात्मक प्रयास कर रहा है। देखिए हमारी खास पेशकश कैद से बदलाव तक। ऊंची दीवारें, लोहे के भारी गेट, कड़ी सुरक्षा और सलाखों के पीछे एक ऐसी दुनिया जिसे बाहर का समाज अक्सर सिर्फ अपराध की नजर से देखता है। लेकिन क्या जेल सिर्फ सजा की जगह है या फिर यहाँ उन लोगों को दोबारा जिंदगी की राह पर लौटाने की कोशिश भी होती है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम पहुंचे डासना जिला कारागार में। तो भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है डासना जेल गाजियाबाद, और मकसद ये कि आप जेल को समझ सकें। जेल क्या है? अब तक हम फिल्मों में, सीरीज में जेल को देखते आए हैं, और वो जो ज़िंदगी हम देखते हैं उसको देखकर खौफ भी होता है और बहुत सारे सवाल मन में चल रहे होते हैं कि आखिरकार जेल कैसी होती है, जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव होगा, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, नियम होते हैं सरकारी, जिसके चलते जहाँ तक संभव होगा वो भारत एक्सप्रेस की टीम आप तक पहुँचाएगी, वो तमाम विजुअल्स आप तक पहुँचाएगी, आपको दिखाएगी। लेकिन हमारे साथ जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे क्या है जेल की ज़िंदगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और मैं ये जानना चाहती हूँ क्या है जेल। पहला सवाल इसीलिए क्योंकि जेल को लेकर ना बहुत सारे सवाल मन में होते हैं कि भाई कोई कैदी हुआ या तो सज़ा हो गई या सज़ा नहीं भी हुई, फिर भी जेल में जाते हैं, कोर्ट की तरफ से उनको जेल भेज दिया जाता है। जेल में आके क्या होता है, क्या है जेल? देखिए, जेल की मूल संकल्पना है ये सुधार गृह के रूप में। अगर ये ब्रिटिश पीरियड से देखें तो वहाँ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए, कुछ लोगों को जो क्रांतिकारी थे उनको आइसोलेट करने के लिए सोसाइटी से जेल की संकल्पना आई थी। अगर पुराने समय में देखें, बहुत हजारों साल पहले जाएं, उस समय भी कारावास की संकल्पना थी। राजा वगैरह के काल में वहाँ भी दंडाधिकारी हुआ करते थे और फिर एक कारावास की संकल्पना थी। उसका मतलब ये था कि जो सामाजिक या कुछ विधिक मानदंड हैं उनका कोई अनुपालन नहीं कर रहा है, उनसे विचलित हो रहा है, तो बाकी समाज के अन्य जो लोग हैं वो उनसे नकारात्मक रूप से प्रेरित ना हो, और दूसरा उन लोगों को आइसोलेट कर दिया जाए जो वो अपने आप को विश्लेषण कर पाएँ, अपना आत्मावलोकन कर पाएँ समाज से अलग जाके कि क्या वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो मूल रूप में अगर बहुत पुराने समय में देखा जाए तो कारावास की संकल्पना सुधार गृह के रूप में ही थी। ब्रिटिश पीरियड में ज़रूर उसका दंडात्मक प्रावधान रहा आंदोलन को दबाने के लिए, लेकिन आज़ाद भारत के बाद फिर से जो कारागार की या जेल की संकल्पना है वो सुधार गृह के रूप में है। यहाँ उद्देश्य यही होता है, जो क्रिमिनल इंटेंट किसी व्यक्ति में आ गया है और उसने कोई क्राइम उसने करना चाह रहा है और समाज को उससे कुछ समय के लिए खतरा हो सकता है, लंबे समय के लिए खतरा है, तो एक कि उस व्यक्ति को एक चार दीवारी में रख दिया जाए जिससे वो अन्य लोगों को नुकसान ना पहुंच पाए ड्यू टू द क्रिमिनल इंटेंट ऑफ दैट पर्सन। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि समाज के बाकी लोग उसके कृत्य से प्रभावित ना हो जाएं, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं लोग, तो कई तरह के क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें दूसरे लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये दोहरा उद्देश्य है। इसके साथ ही जो सुधार की संकल्पना आती है उसमें ये कि वो व्यक्ति जब जेल में आ गया है तो आज जेलों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं जो सुधारात्मक दिशा की ओर ले जाती हैं। तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, यानी जिन्होंने पहली बार कोई क्राइम किया है, या सिचुएशनल क्राइम हो गया या इम्पल्सिव क्राइम है,
उन लोगों को सुधार की बहुत अच्छी खासी संभावना होती है, वो सुधर सकते हैं। हाँ, जेलों में कुछ हार्डकोर क्रिमिनल भी हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल भी हैं, तो वो सारे सुधार के बहुत सारे आयाम उन पे लागू नहीं होते, क्योंकि बहुत कम संभावना होती है कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल है, वो सुधरने के बाद एक सामान्य नागरिक बनेगा। लेकिन लार्जर रेशियो देखा जाए तो वो सामान्य अपराधी होते हैं, छोटे-मोटे वजह से, किसी वजह से आ जाते हैं, तो उनमें सुधार के लिए पूरा प्रयास रहता है। उनमें गुंजाइश भी होती है। अच्छा, एक रूटीन बना हुआ है जेल का कि भाई रोज़ाना यही रहेगा, या हर दिन एक चैलेंज सामने आता है आपके? देखिए, अगर रूटीन की बात करें तो इनमेट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बंदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक पूरी दिनचर्या निर्धारित है। 5:30 बजे, जिसे जेल की भाषा में पचासा बोलते हैं, 5:30 बजे जेल खुलेगी, सारे बंदियों को गिनती कराने आना होगा। तो एक राउंड अप करेंगे, सबकी काउंटिंग हो जाएगी, ये सारा प्रोसेस 1 डेढ़ घंटे लगभग चलता है। उसके बाद वो सारे अपनी दैनिक क्रियाएँ कर सकते हैं, नहाना-धोना वगैरह-वगैरह। फिर उनका 8 से 8 साढ़े 8 के बीच में उनका ब्रेकफास्ट होता है, सारे बंदियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अपना लेके जाते हैं। उसके बाद फिर उनके लिए जो जिनकी मुलाकात आ रही हैं या फिर जिनको कोर्ट में जाना है, वो सारी प्रोसेस शुरू होते हैं। 10-11 बजे तक ये रहता है, मुलाकातें चलती हैं। उसके बाद 12 से 3 के बीच फिर से उनको बैरकों में बंद किया जाता है, जिसके बाद वो अपना कोई भी प्रोग्राम टीवी आजकल सारे बैरकों में है, तो वहाँ से वो प्रोग्राम देखते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने एक शेड्यूल डिसाइड कर रखा है कि किस टाइम में सेंट्रलाइज टीवी हैं सारे, तो क्या चलेगा किस समय में। तो 12 से 3 में भी कोई प्रोग्राम, जनरली कोई मूवी रहती है और वो चलती है उन लोगों के लिए। 3 बजे वो फिर खोल दिए जाते हैं। उसके बाद फिर उनका शाम की चाय होती है और उसके बाद अपनी दैनिक गतिविधियाँ कुछ जो भी रहती हैं वो करेंगे। उसके बाद फिर से शाम को 5:30 से बंद होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खाना उनका रात का उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 7 साढ़े 7 बजे तक बंद हो जाते हैं वो लोग, और उस समय उनका डिनर वगैरह हो चुका होता है। उसके बाद 10 बजे तक टीवी अलाउड है, टीवी चलेगा, उसमें देख सकते, उसके बाद सो जाना होता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि ये सिर्फ ऐसे ही पेंटिंग की गई है या इसके पीछे कुछ मकसद है? नहीं, इसके पीछे नेतार्थ हैं। बेसिकली ये जेल की संकल्पना को इंगित करते हुए ये सारी पेंटिंग्स हैं। इसमें आप देखेंगे पहला जो कबूतर है, उसमें एक आम आदमी है, बाहर है, जिसके जीवन में अपने रंग हैं, अपनी लाइफ स्टाइल है, वो सारे रंग हैं, रंगीन कबूतर है आप देख रहे हैं। उसके बाद उससे कुछ होता है, कोई सिचुएशनल या कुछ इम्पल्स ऐसे होते हैं कि वो कोई ऐसा एक्ट हो जाता है कि वो हम कानून के चक्कर में फंसता है धीरे धीरे। उसके बाद उसके रंग बदलने लगते हैं, ये दिखा रहा है कि वो बदलाव आने लगा उसमें। और फिर फाइनली जब वो अरेस्ट होता है, उसका ये या तो प्रूव हो जाता है या वो अंडर ट्रायल के रूप में आता है, तो उसके जीवन में एक, जिसको कहें समाज में कहते हैं काली खाकी, तो एक काला एक ही रंग रह गया। फिर आप देखेंगे वो इनसाइड द प्रिजन है, उसमें है 4 दीवार में, वहाँ पर उसको अब रिफॉर्म सेंटर में है एक तरह से। तो रिफॉर्म्स की प्रक्रिया शुरू हुई। रिफॉर्म का सबसे बड़ा माध्यम होता है, सबसे बड़ा अगर मित्र है कोई, तो वो पुस्तकें हैं। इसके तहत हम लोग लाइब्रेरी की स्थापना करते हैं। उसे किताब दी गई, वो पढ़ रहा है, अन्य बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है और अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है कि उसने कुछ गलत हुआ था या कैसे हुआ, तो फिर से अच्छा नागरिक बनने की कोशिश कर रहा है। और जब वो जेल से बाहर जाता है तो फिर वो सफ़ेद कबूतर के रूप में है, यानी वो एकदम अपने आप को प्योर हो लिया, रिफॉर्म कर लिया अपने आप में। और धीरे धीरे फिर वो आखिरी कबूतर देखेंगे, उसने रंग लेने शुरू कर दिए हैं, यानी वो जीवन में फिर से एक नई उड़ान के साथ अपना जीवन फिर शुरू। से वो मुख्य धारा से जुड़ने को यही तैयार। जेल की मूल संकल्पना यही है कि किसी भी परिस्थितिवश व्यक्ति अंदर आ गया तो उसे रिफॉर्म करके और फिर से रिहेबिलिटेट करना, कि वो जीवन में फिर से वही रंग ला पाए और समाज की मुख्य धारा में एक बेहतर नागरिक के रूप में रह पाए। और साथ ही समाज पर जब अंदर आया, यानी लाइबिलिटी बन गया समाज पे, तब अंदर भेजा गया। फिर से जब वो बाहर जाए तो समाज पे लाइबिलिटी ना रहे, समाज के लिए एक एसेट बने, समाज के लिए एक संसाधन बने। यानी कि जेल का जो टैबू था, वो आप बता रहे हैं कि वो जो लोगों के मन में धारणा है कि जेल काट कर आया है तो कुछ वहाँ से और क्राइम सीख कर आया होगा, नहीं। वो ये है कि यहाँ से आपको रिफॉर्म। श्योर, बिल्कुल, ये रिफॉर्म, जेल की संकल्पना ही रिफॉर्म के लिए है, जो और हमारा जो ऑफिशियल नाम है वो सुधार गृह के रूप में है। ऑफिशियल नाम सुधार गृह है, गृह जेल का। ये समझना होगा, इस अवधारणा को मुझे लगता है हर किसी को समझना होगा कि जेल में आके
जो सोचते हैं कि यहाँ पर आपराधिक मानसिकता जो है वो जो है बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दिखाएंगे आपको, जो जो संभव होगा वहाँ दिखा पाएंगे और समझेंगे जेल के बारे में, यानी कि सुधार गृह के बारे में। जेल को लेकर आम धारणा अक्सर डर और अव्यवस्था की होती है, लेकिन अंदर की तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। साफ सुथरा परिसर, व्यवस्थित दिनचर्या और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी। यहाँ अनुशासन सिर्फ नियम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जेल के भीतर हर दिन तय समय और नियमों के अनुसार चलता है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक हर गतिविधि अनुशासन के दायरे में होती है। लेकिन इस अनुशासन के बीच एक और कोशिश भी चलती रहती है, कैदियों को मानसिक और सामाजिक रूप से बदलने की। किसी के हाथों में कभी हथियार रहे होंगे, लेकिन आज वही हाथ रंगों से नई तस्वीर बना रही है। जेल प्रशासन का मानना है कि कला इंसान के भीतर छिपी संवेदनाओं को बाहर लाने का माध्यम बन सकती है। शायद यही वजह है कि यहाँ पेंटिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा, जेल के अंदर किस तरीके का माहौल होता है? क्या एक कैदियों में खौफ रहता है? क्योंकि आप जेल अधीक्षक हैं, जब आप जाते हैं या वहाँ देखने जाते होंगे, राउंड लगाते होंगे, तो एक खौफ होता है या फिर एक उनमें पछतावा होता है कि भई एक होता है ना कि आपसे आई कांटेक्ट होता होगा तो उनका कुछ रिएक्शन होता होगा, वो खौफ होता है या पछतावा होता है? देखिए, कारागार जो हम लोग संचालित करते हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है कि सुधार गृहों के रूप में हो, या हमारे जो शासन में अभी माननीय मंत्री जी श्री दारा सिंह चौहान जी, या हमारे मुख्यालय में डीजी साहब, सब लोगों का एक ये है कि अपराध कम हो। अपराध कम होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है। ये बाइफरकेशन ज़रूरी होता है। तो खौफ माफियाओं में होना चाहिए, अपराधियों में खौफ होना चाहिए। वो तभी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे ये अलग मामला है, लेकिन वो अपराध करने से डरेंगे, ये ज़रूरी है माफियाओं के लिए खौफ। साथ ही जो इम्पल्सिव क्राइम में आ गए, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, किसी वजह से फंस गए हैं, उनमें खौफ से ज़्यादा अपनापन ज़रूरी है। क्योंकि जेल प्रशासन का काम इस मामले में डिफरेंट हो जाता है कि हमें माफियाओं और सामान्य जो उन्होंने कानून तोड़े हैं, उन लोगों में अंतर करना होता है। उन लोगों में अगर खौफ भर देंगे तो बहुत कम संभावना होगी कि वो अच्छे नागरिक बन पाएँ, क्योंकि अगर वो खौफ में आएंगे तो वो माफियाओं के साथ, माफिया उनको एक हैंडलर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अपना, उनको जो कहें सामान्य भाषा में, माफिया उनको गुर्गा बना लेगा एक सामान्य आदमी को, फिर वो भी धीरे धीरे माफियागिरी में शामिल हो जाएगा, एक बड़ा अपराधी बन सकता है। उनको अपनेपन के माध्यम से, आध्यात्मिक चीज़ों से, किताबों के माध्यम से, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ से उनको हम एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप का प्रायश्चित कर पाएँ और वो ये समझें कि उन्होंने जो कुछ किया है, पहली बार कुछ ऐसा किया है जो कानूनी मानदंडों के हिसाब से और सामाजिक मानदंडों के हिसाब से गलत था, तो वो अपने आप को उससे दूर करें उस काम से, और आगे से ऐसा करें कि उस तरह की गतिविधियाँ उनसे ना हों। तो ऐसे लोगों को ये चीज़ें होती हैं, एक अपनापन देने से, उनको फ़ील कराने से कि उन्होंने गलत किया है, जो उन्होंने किया है वो गलत है। अगर वो ये मान लेगा कोई भी व्यक्ति, सुधार की पहली शर्त होती है
बीमारी का पता Acceptance. लगना, एक्सेप्टेंस पहली शर्त है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो फिर हम माने ही नहीं रहे कि हम गलती हैं, या जब से हम कोई मान नहीं रहा कोई कि बीमार है तो दवा किस चीज़ की करेगा। तो अगर वो मान लेता है कि उसने गलत किया है, इसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत सारे सेशन ऐसे रखते हैं, कभी बड़े बड़े संत लोग आते हैं वो भी कराएंगे इस तरह की, और आपस में यहाँ जो हमने चौपाल सिस्टम बना रखा है उसमें काउंसलिंग सिस्टम भी है, तो उनको ये बताने के लिए कि वो ये एक्सेप्ट करें कि हाँ कुछ मतलब अध्यात्म के जरिए ईश्वर के को पहचानो, उनके रास्ते पर चलो, ये एक माध्यम आपने बनाया है कि इसके जरिए भी एक अगर क्राइम हमें रिड्यूस करना है या अपराध की दुनिया में स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। हम स्पिरिचुअल अगर व्यक्ति हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी मतलब वो ये जानेगा कि कोई मेटा पावर है बियॉन्ड अस, उसको जब हम मान लेते हैं ना तो बहुत सारी गलत प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब हमें ये लगता है कि समवन इज सीइंग अस, तो ये मैं देख रहा है, तो हम गलत नहीं करते। तो नहीं करते। संगीत जो मन को शांत करता है और नृत्य जो भीतर की ऊर्जा को दिशा देता है। डासना जेल के अंदर कैदियों ने संगीत और नृत्य के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की। ये दृश्य शायद उस सोच को बदलते हैं जिसमें जेल को सिर्फ कठोरता और सजा से जोड़ा जाता है। यहाँ की लाइब्रेरी जो इन तमाम कैदियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है और जीवन की एक नई राह दिखाती है, ज्ञान की रोशनी उनके जीवन में लेकर आती है। अच्छा, रेपिस्ट के बारे में मैं जानना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत एक महिला होने के नाते भी, और मुझे लगता है कि बहुत जघन्य अपराध है वो जो रेपिस्ट आते हैं, वो अपराधी जो आते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है? कि एक तो बड़ा जो जैसे रेपिस्ट की धाराओं में आया ये तो हमें पता लग जाता है कि रेप की धाराओं में आया है, बट एक्चुअली क्या स्थितियाँ थी ये बड़ा पता करना बड़ा मुश्किल था। आइदर इट इज़ अ फेक और चीज़ें थी। कई बार बहुत दिनों तक उनके अपने रिलेशन में होते हैं, उसके बाद भी जो चीज़ें वो बात भी हो जाती हैं। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे रियल केसेस भी होते हैं, और वो निश्चित है कि जो एक रेपिस्ट होगा उसके अंदर का जो एक इतना अंदर भयावह होगा वो आदमी, तो वो समाज के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, वो एक्चुअल रेपिस्ट है। ये चीज़ मुझे जो लगता है कि मर्डर से ज़्यादा खतरनाक अपराधी है रेपिस्ट, क्योंकि मर्डर जो कर रहा है वो हो सकता है इम्पल्सिव क्राइम में किया हो, एक इंटेंशन होगा उसके लिए, और जो रेप कर रहा है उस तो बिल्कुल वो मनुष्य के अलावा लायक तो है नहीं, उस पर किसी तरह का अपना नियंत्रण नहीं है कोई, और इस तरह का वो काम कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ज़्यादातर जो रेप होते हैं, जो मुझे लगता है कि जिस तरह देखें या गैंग रेप वाली जो स्थितियाँ हैं, वो
होते नशे की स्थिति में, कोई न कोई ड्रग्स वगैरह लेने के बाद फिर वो आदमी वो अपनी सेंस से हट जाता है, हम्म फिर उसको जो मानवीय पहलू होता है वो रहता ही नहीं, फिर वो कुछ भी करता है। हम्म तो अच्छा, जो फर्जी केसेस की आपने बात की, तो आप लोगों को समझ में आता है, मतलब कि जब वो आते होंगे तो सेंस होता है कि नहीं इस शख्स ने किया होगा, ये शख्स नहीं कर सकता, ये मामला नहीं, फर्जी हो सकता उतना है। इंटरेक्शन पर्टिकुलर केस में नहीं करते, लेकिन मीडिया में खबरें पढ़ने के बाद, अखबारों में पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का मिसयूज भी हो रहा है। और तो फिर वो सालों, अगर मान लीजिए कोई विचाराधीन है और उसके बाद पता चले कि नहीं भाई ये फर्जी मामला था, तो मुझे लगता है वहाँ भी और ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, जी बिल्कुल। क्योंकि उस शख्स को इतने साल जेल में रखने के बाद अब वो निर्दोष था। तो मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है काउंसलिंग, लोगों को काउंसिल करना यहाँ पर जो आते हैं वो एक सबसे जी बड़ी चुनौती रहती होगी कि कैसे समझाया जाए, क्योंकि एक तो होता है आवेश में आकर आपने कर दिया, गलती से कोई क्राइम कर लिया, एक होता है लालच में कोई क्राइम कर लिया, जी या एक आदतन अपराधी, जो आप कह रहे हैं कि एक साल में 8 बार एक शख्स आ चुका है, तो मतलब अलग अलग तरह के आपको अलग कैद तरह यहाँ की। पे तो यहाँ मिलते वही होंगे। सबको इस इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, मतलब हर आदमी को सबको उसको फीलिंग समझनी, तो हम अपने स्टाफ को भी ऐसे ही सेंसिटाइज करते हैं कि किसको उसको फीलिंग्स को समझना है। अगर सपोज किया कोई व्यक्ति, कोई लड़का आ गया, वो ऐसे ही केस में आ गया, उसका सब कुछ ख़त्म हो गया और वो एक्चुअली क्रिमिनल नहीं है, तो वो जाहिर से एक डिप्रेशन में आएगा, उसके साथ यहाँ भी इल ट्रीटमेंट हो जाए तो वो डेफिनेटली वो कमिट कर लेगा सुसाइड, क्योंकि बाहर से दुखी है, अंदर आके यहाँ भी उसे, अगर जेल अनकंट्रोल्ड है तो कुछ माफिया परेशान कर रहे हैं या कोई उसको स्टाफ का आदमी गाली दे रहा है, उस तरह से मिसबिहेव कर रहा है, तो उसको लगेगा कि बाहर भी सब कुछ, यहाँ भी तो क्यों मुझे उसे लगता है कि कुछ नहीं है, जीने में कुछ नहीं लगता है, तो इस तरह से एक उसको अलग से ट्रीट करना होता है ऐसे व्यक्ति को। तो इसके लिए मैक्सिमम लेवल पे सेंसिटाइज किया गया है सब लोगों को, जो हमारे प्रशासन में लगे हैं लोग, उनको, कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उसको अलग तरह से बात करनी है, उसे काउंसिल करना है, उसे उसके दुख को समझना है। तो बहुत सारे ऐसे आते हैं जो अपना रोने लगते हैं, और जाहिर से जब रो रहा है व्यक्ति तो कुछ न कुछ उसके नेगेटिविटी भावनाएं, भावनाएं हाँ। निकल जाती हैं, तो वो थोड़ा अपने आप को ठीक सा महसूस करता है। तो ये हर केस के लिए हर एक इंडिविजुअल यहाँ अलग आइडेंटिटी है, तो तो आपका उसको भी अलग से टेम्परामेंट हर केस के लिए अलग होता होगा, अलग दे है ना, अलग हर अलग नज़रिए से देखते होंगे। खैर, मुझे भारत एक्सप्रेस की जो जितने भी व्यूअर्स हैं, मकसद यही था हमारा कि हम दिखाएं कि जेल के अंदर की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या है, फिल्मी दुनिया से कितनी अलग है। इसीलिए मैंने आपसे भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बहुत कीमती समय होता है, लगातार काम होता है, 24/7 आप लोगों का काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भारत एक्सप्रेस को अपना समय दिया। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि एक जेल की जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने आएगी इसके माध्यम से, और जो फिल्मी आवरण है वो थोड़ा दूर होगा। हाँ, यहाँ कैदी अनुशासन से रहते हैं, अपना सभी काम खुद करते हैं। कैदियों को हर काम के लिए यहाँ प्रेरित किया जाता है और उनसे अनुशासन के अंदर काम करवाया जाता है। चाहे उनको पेंटिंग सिखानी हो, कटिंग सिखानी हो, या फिर कंप्यूटर की पढ़ाई ही क्यों ना पढ़ानी हो। इसके अलावा कैदी यहाँ पर साफ सफाई के साथ रोटी भी बनाते हैं। यहाँ के कैदियों को कढ़ाई भी आती है और साथ ही यहाँ कैदियों का अपना एक रेडियो स्टेशन भी है, जिसके जरिए वो अपने पसंदीदा गाने भी सुन सकते हैं। तो ये थी डासना जेल, और ये इसलिए आपको हमने दिखाई, खास पेशकश इसलिए आप सभी के लिए, क्योंकि आप जान सकें कि जेल के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, ताकि एक आपराधिक मानसिकता का जब शख्स यहाँ आता है तो वो कैसे खुद को रिफॉर्म करता है और यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाता है, क्योंकि जब वो यहाँ से बाहर जाएगा तो एक पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को बिताएगा और वो यहाँ से इतना कुछ सीख कर बाहर निकलता है कि वो अपना जीवन यापन भी कर पाता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं श्रद्धा, मेरे साथ कैमरा पर्सन विवेक मतपाल।